सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक तरीके का नया शिफ्ट देखने को मिलेगा। टीम का ऐलान हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। एक तरीके से क्या पार्टी बीजेपी एक साइकोलॉजिकल एज आने वाले चुनावों में उससे ठीक पहले लेती हुई आपको नजर आएगी और इसकी एक रेडीनेस आज नजर आती है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में? आप देखिए, जाहिर तौर पर सुबह से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे जो मीटिंग होती है, परिचय बैठक, उसमें तमाम जो निर्वाचित अभी नए पदाधिकारी थे उनको मिलवाया जाता है एक दूसरे के साथ में। दूसरा, उनके साथ में जो उनसे पहले इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे उनके साथ में उनका एक संवाद स्थापित किया जाता है, ताकि कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि जिन लोगों के पास अब जिम्मेदारी नहीं है, फिलहाल जिनको अब उनके पदों से मुक्त किया गया है, उनको कहीं पर लगे कि अब उनके पास मौका नहीं है। तो एक तो ये संवाद स्थापित करने की जो कोशिश थी, अपने आप में एक मैसेज है कि देखिए हम एक परिवार हैं, हम पद पर हो या ना हो हम काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश की जाती है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इन नए पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात करना, इस नवीन टीम के साथ में मुलाकात करना, सीधे तौर पर एक मैसेज है कि ये जो नई नवीन टीम है, इस नवीन टीम में ऊर्जा का संचार और ज्यादा होना चाहिए। और देखिए, जब बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं तो उनका जो अपना व्यक्तित्व है वो बेहद करिश्माई है। उनकी मौजूदगी ही तमाम जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको ऊर्जावान बनाती है। अब इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी ने अपने आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए यह शुरुआत कर दी है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय पर और उसके बाद में खुद वो मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनको मोदी मंत्र देते हैं। फिर अब बात हो रही है मोदी एट 25 की, जिसमें सीधे तौर पर सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, लोगों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए बाकायदा पूरी टीम तैनात रहेगी और जन जन तक जो जन सेवाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको पहुंचाना लक्ष्य है। इसे सीधे तौर पर अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव से पहले की तैयारियां जबरदस्त हैं और सीधे सीधे एक मैसेज भी कि सरकार जनता के लिए लगातार कार्यरत है। जल्दी से क्विक ऐड ऑन सरकार एक जल्दी से क्विक ऐड ऑन, क्योंकि 80% नए चेहरे बीजेपी की इस नवीन टीम में शामिल हैं। हाउ इज द जोश? कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं नई टीम के लोग? देखिए, जोश बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इस टीम की बात करते हैं 51 नए चेहरे और तजुर्बेकार लोगों को भी पूरा मौका दिया गया, तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी बखूबी इस बात को समझते हैं कि कार्यकर्ताओं में एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको मौका दिलाएगी, आप भी एक पदाधिकारी बन सकते हैं, आपको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बस आपको अपने टीम वर्क पर फोकस करना है, एक एक बूथ को मजबूत करना है। जोश बहुत ज्यादा हाई है और जोश हाई है तभी आप देखिए अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि काफी सारे जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पर अभी ऐसा माहौल नजर आएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले या सुबह से अगर हम कहें तो देखिए जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, कितना ज्यादा जोश है। आज नई टीम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलती है तो जी जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, देखा उनको? नहीं, मैं तो अभी बाहर से आया हूँ। अच्छा, तो आज इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं मुख्यालय पर, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देश को प्रधानमंत्री आम कार्यकर्ता क्या सोचता है कि उनको भी मौका मिलेगा जब इतने सारे पदाधिकारी देखते हैं, नए चेहरों को देखते हैं? हाँ, हर आदमी के दिल में एक चाह कि हम भी कभी भी कुछ भी बन सकते हैं। ऊर्जा देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और ज्यादा ऊर्जावान बनाती है। ऑलरेडी नवीन टीम है, नवीन टीम में नए चेहरे हैं, नए चेहरों को मौका मिला है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहती है, ठीक है, उनका उत्साह बस इंतजार है, मोदी मंत्र ठीक है, बस इंतजार है। देखिए पूजा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय वहां पर देखिए मौजूद रहेंगे और इसी बीच में कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इसमें शामिल होने वाले हैं। सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा समेत कई कार्यक्रमों पर इस दौरान चर्चा होगी और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की नई टीम की कल होने वाली है एक अहम बैठक और इसके साथ ही अलग से केंद्रीय कार्यालय में ये नई टीम की बैठक कल देखने को मिलेगी। गौरव भी मेरे साथ बने हुए हैं, आरपी सिंह साहब भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों के पास आने से पहले गौरव, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। युवा अध्यक्ष और युवा पदाधिकारी, सीधे सीधे एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन, आने वाले चुनावों की तैयारी पहले से पार्टी आज करने लगी है, लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद या साथ साथ जीत का मंत्र कितना महत्वपूर्ण माना जाए आज इस मुलाकात से ठीक पहले? और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। और आपने बिल्कुल कहा कि जो नई टीम है, ये जो पूरी नई टीम है अपने आप में ये हम कह सकते हैं, अगर उम्र सीमा को देखें 40 से 45 साल की उम्र सीमा वाली टीम है। और इस पूरे यंगेस्ट टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये पूरी टीम है, सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं इस पूरे टीम में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से जो पदाधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और जाहिर सी बात है, शाम 7 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे तो जितने भी ये पदाधिकारी हैं उनके साथ वो संवाद करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से आगामी आने वाले दिनों में जो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राज्य हो या फिर नहीं भी जिन राज्यों में चुनाव हो, वहां पर संगठन के दृष्टिकोण से कैसे काम को करना है। आज जब बैठक चल रही थी, बीच में इस तरीके की खबर निकल करके सामने आई कि जैन जी की अगर हम बात करें, यानी कि युवाओं की बात करें, तो युवाओं को साधने के लिए भी एक जो टीम है वो तैयार की गई है। उस टीम की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में तमाम कई बड़े कार्यक्रम जो हैं अलग अलग राज्यों में वो देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के कहें, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी है। और ये पूरी जो टीम है, ये ऊर्जा से लबरेज टीम जो है वो तैयार की गई। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको केंद्र में लंबे समय से काम करने का अनुभव है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो राज्यों से आए हैं, उनको अपना अलग अनुभव है राज्यों में कोऑर्डिनेशन देखने का, काम करने का। तो वो एक बड़ा अनुभव जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पर यानी जमीन पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा मैं बात करूं पंजाब की बात करूं, तमाम वो राज्य हैं जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से भी इस टीम की अगर बात करें तो तैयारी है वो अपने आप में बहुत व्यापक है। और आज क्योंकि परिचय बैठक भी सुबह सुबह थी, तमाम पदाधिकारियों के साथ जो परिचय है वो हुआ है। और उसके बाद से 25 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के पूरे हो रहे हैं, उस पर भी अभियान चलाने की जो तैयारी और रूपरेखा वो तय की गई है। तो आज कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसका इंपैक्ट जो है वो दूरगामी है, वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है, तो बीजेपी तो अपने दूरगामी परिणाम को लेकर तैयारी कर रही है, आज जिसकी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। गौरव आप बने रहिएगा, पूजा आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे ही आरपी सिंह साहब आएंगे मुझे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपके साथ शुरुआत कर देती हूं, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी नई टीम की घोषणा भी कर दी और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करने वाले हैं। 2027 में बहुत सारे चुनाव अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं। तो जरा कांग्रेस भी बता दें कि अपने आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए क्या किसी नई टीम की, मजबूत टीम की विद अ बेटर कॉम्बिनेशन तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी की इस नई टीम पर ऑपोजिशन का टेक क्या है? देखिए, भाजपा ने नई टीम जो बनाई है उसको लेकर हम भाजपा को बधाई देंगे, लेकिन नई टीम बनाना भाजपा का आंतरिक मामला है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा उसमें कोई टिप्पणी नहीं बनती। लेकिन हमारा सवाल यह है कि नई टीम का विजन क्या होगा, क्या इनका 2027 का मिशन किसके लिए होगा? क्या ये मिशन जो है बेरोजगार युवा के लिए होगा? क्या ये मिशन किसान के लिए होगा? क्या ये मिशन छात्रों के लिए होगा? क्या ये मिशन महिलाओं के अधिकारों के लिए होगा? क्या ये मिशन ओबीसी और सामाजिक न्याय के लिए होगा? क्योंकि जनता अब चेहरे सिर्फ भाजपा के संगठनात्मक चेहरे और मोदी जी के चेहरों की सूची नहीं देख रही है। जनता अपने घर का बजट भी देखेगी, अपने बच्चे का भविष्य भी देखेगी, किसान अपनी लागत भी देखेगा, युवा अपनी नौकरी देखेगा और छात्र अपनी परीक्षा व्यवस्था देखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल की सत्ता के बाद अब सवाल ये नहीं रहा कि भाजपा की नई टीम कौन है, सवाल ये है कि भाजपा की सरकार ने देश को क्या दिया। आप नई टीम बना सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पुरानी नाकामियों का हिसाब नहीं मिटा सकते। आप नए चेहरे को आगे कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार युवा का दर्द नया नहीं हो जाता इससे। आप नए समीकरण, सामाजिक समीकरण साध सकते हैं, लेकिन किसान की बढ़ती लागत का कम नहीं हो जाती इससे। आप नया चुनावी नारा गढ़ सकते हैं, नया चुनावी नारा बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक का सच नहीं बदलता इससे।
देखिए 2027 का चुनाव कोई भाजपा की संगठनात्मक ताकत का चुनाव या संगठन को लेकर चुनाव, इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं रखेगा। सवाल रहेगा कि जनता के अनुभव का चुनाव होगा ये 2027 तो का। संगठन की ताकत को आप बेमानी समझते हैं यादव जी? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये बेमानी कहना तो गलत होगा, क्योंकि भाजपा का आंतरिक मामला है। संगठनात्मक विस्तार और संगठनात्मक बदलाव पार्टियों का अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन सवाल ये है कि ये भाजपा 2027 की तैयारी करने का दम भर रही है, बिल्कुल करे, तैयारी करे, लेकिन 2027 में जनता से सिर्फ ये मत कहिए कि हमारी टीम में कौन कौन है। जनता इनसे पूछेगी कि मेरे बच्चे को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, मेरे बच्चे की परीक्षा सुरक्षित हुई है कि नहीं हुई है। बड़ी अच्छी बात कही कि मेरी आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात कही कि जनता इनसे तमाम सवाल पूछेगी, लेकिन साथ ही जनता तो सिंह साहब फिर ये भी पूछेगी कि अगर इनको लाना है तो इनके पास क्या है, इनकी लीडरशिप क्या है, इनकी सेकंड लाइन लीडरशिप क्या है। अगर ये विकल्प देने के लिए तैयार है तो इनके पास रोड मैप क्या है, कैसे ये आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर तो जनता यादव साहब ये भी पूछने वाली है। सिंह साहब, पहले तो नई टीम के लिए आपको बधाई बहुत, और आज प्रधानमंत्री का संवाद रहने वाला है, लेकिन अचीवेबल्स क्या है सिंह साहब, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत सारे राज्यों में है। नई टीम से किस तरीके की उम्मीदें और चाहते क्या है कि ये टीम करके दिखाए, नवीन टीम क्या करके दिखाए? पहली बात तो एक मूल बात समझे भाजपा के अंदर एक बहुत पुराना स्लोगन था। जब मैं अखबार में काम करता तब मैंने अखबार को स्लोगन दिया था, वो आज यहाँ पर पूरी तरह लागू होता है। वो था नेवर चेंजिंग एवर चेंजिंग। हमारा मूल नहीं बदलता, मूल होता है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, हमारी आइडियोलॉजी के प्रति जो कमिटमेंट वो बदलती है। हम ये नहीं कि आज कुछ और, कल कुछ और, फिर परसों कुछ और। वो आज तो वंदे मातरम को लेकर आजादी की लड़ाई कर बात करते हैं, फिर कल वंदे मातरम को हेट करना शुरू कर देते हैं। वंदे मातरम को टर्मिनेट करने पर बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। हमारा मूल वही है जो आज से 20 साल पहले 1980 में था, या 1986 में था, या 1990 में था, या उससे पहले जब जनसंघ वाला अवतार था तब था। हमारा मूल वही है। हाँ, समय के अनुसार से हमने परिवर्तन किए, टीम के हिसाब से हमने परिवर्तन किया, अपनी टीम पार्टी की टीम में परिवर्तन हुए हैं। आज लगभग 18% महिलाएं हैं टीम के अंदर। ये दिखता है कि कितनी चिंता है कि कितने महिलाओं को लेकर हम लोग अग्रसर हैं, कि महिला बड़ा एक वोट बैंक है। और वो हमने अपने जब पार्टी के जहाँ हमारी सरकारें चल रही हैं वहाँ पे हमने उसको साबित भी किया कि हम महिलाओं को लेकर चिंतित हैं और काम भी करते हैं। परंतु अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्त, आपकी जानकारी के लिए हर घर पे नल से जल पहुंचा है, ये मूल है। आज शौचालय, हर घर पे शौचालय पहुंचाया गया है, ये मूल है। देश की आजादी के 60 साल बाद भी हर घर पे पीने का पानी नहीं था, हर घर पे शौचालय नहीं था। आज लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की तरफ से कवर मिलता है, जिसके अंतर्गत इलाज होता है, फ्री इलाज होता है 5 लाख तक का 1 साल के अंदर एक परिवार का। ये कभी देश की आजादी के 60 साल बाद कभी किसी ने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया था। किसान सम्मान नीति लगातार निरंतर लगभग 10 करोड़ किसानों तक किसान सम्मान नीति जाती है, और किसानों की चिंता भी होती है। और यही नहीं, जो किसानों के लिए फर्टिलाइजर है वो मेजरली सब्सिडाइज किया जा रहा है। सरकार उसको सब्सिडाइज कर दे रही है। ऑलमोस्ट 1/10 कॉस्ट पे, जितनी हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट पड़ती है उसकी 1/10 कॉस्ट पे आगे दिया जा रहा है, ताकि किसान की चिंता हो। और यही नहीं, जो एक बड़ी बात है, सिर पे छत, गरीब आदमी के सिर पे छत हो, उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने करी। ये तो देश की आजादी के 60 साल बाद भी लोगों के सिर पे छत नहीं थी। आज लगभग 4 करोड़ लोगों के सिर पे छत है, उनके पास अपना खुद का मकान है। ये वो अपने मकान को लेकर खुश हैं कि हमारे पास अपने सिर का पक्का मकान हो गया है। तो निरंतर गरीब आदमी की चिंता करना, गरीब आदमी तक अपनी सरकार की योजना लेकर जाना, और सारी योजना का फोकस गरीब आदमी है, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है। नारे लगते थे गरीबी हटाओ के, पर कभी गरीबी हटी नहीं थी। 25 करोड़ से अधिक गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए। ये इन्हीं प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप हुआ और भाजपा की लीडरशिप में हुआ। जो दो बातें और कभी किसी ने सोचा था कि देश नक्सलवाद से मुक्त होगा? यहाँ पर तो 76 सीआरपीएफ के जवान दंतावाड़े मारे गए थे, शहीद हुए थे। और उसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो जेएनयू गए, बोले कि नहीं, हम हथियार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम फिर भी बातचीत करेंगे।
और ये इमीडिएटली आफ्टर दंतेवाड़े उसके बाद लोगों ने ताड़ियां बजाई। कभी किसी ने सोचा था धारा 70-35 से हटकर देश के अंदर कश्मीर का पूर्णतः विलय होगा? ये तो हमारी आइडियोलॉजी की हमारी प्रति हमारी कमिटमेंट थी। इस देश के अंदर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत थी तो परमिट हटा और उसी को बढ़ाते हुए आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह जी ने और मोदी जी ने 370-35 से हटाकर कश्मीर का पूर्णतः विलय कराया। जहां पर पत्थर चलते थे, आज वहां तिरंगा उठाकर नारे लगाए जाते हैं भारत माता की जय। आपके हिसाब से आप लोग बदलाव लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष जाहिर है यादव साहब अभी इसे मानने के लिए तैयार नहीं। यादव साहब, आपका काउंटर लेने से पहले एक बार मैं जल्दी से निखिल खत्री जी के पास जाना चाहूंगी। अच्छा, बोल लीजिए यादव, बोलिए। देखिए, अभी बड़ी बड़ी बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, इनका मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। भाजपा 2014 में सत्ता में आई, तब इन्होंने युवाओं के लिए 2 करोड़ साल की नौकरियां देने का वायदा किया था। उस वायदे का क्या हुआ? आज जो है 2026 के सरकार के अपने PLFS के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 2025 में 9.9% है और शहरी युवाओं में ये दर जो है 13.6% है और 15 से 29 वर्ष के 25% युवा रोजगार जो है और शिक्षा या प्रशिक्षण तीनों में कहीं है नहीं। इन्होंने कहा अभी जो है शिक्षा को लेकर भी लगभग 2014 से और अब तक जो है 152 पेपर लीक हो चुके हैं। 2026 में इनको UGC नीट की परीक्षा को दोबारा करवाने पर मजबूर होना पड़ा। इन्होंने अभी महंगाई को लेकर बात करी, गरीब को लेकर बात करी। शिक्षा का लिटरेसी रेट भी तो देखिएगा यादव साहब। अलग अलग राज्यों का लिटरेसी रेट भी तो देखिएगा कि कहां तक पहुंचा। और फिर जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो फिर उद्यमिता की भी बात कर लीजिए। 2014 से पहले स्टार्टअप की संख्या, 2014 के बाद स्टार्टअप की संख्या की भी बात कर लीजिए। आप बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, मतलब मुझे लगता है कि इसमें गोल बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत है। सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ। कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए इसका डेटा उपलब्ध है। कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए इसका डेटा उपलब्ध है। महिलाओं की भागीदारी की बात मैं कह रही हूँ बीजेपी पर आप तमाम सवाल उठाइए राहुल यादव जी, लेकिन एट द एंड ये पूछेंगे कि इन पर सवाल उठाएंगे तो ठीक है, आपको मौका दें तो आपके पास क्या है जो आप करके दिखाएंगे, ये सवाल पूछा जाएगा बार बार। निखिल साहब, ठीक है साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए प्लीज। निखिल खत्री साहब, आप क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि भाई पहला लिटमस टेस्ट, नई टीम अब बीजेपी ने अपनी गठित कर दी, आज प्रधानमंत्री का संवाद उनके साथ रहने वाला है। पहला लिटमस टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, और जाहिर है कि आप वहां पर बड़े जोश खरोश के साथ लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एंटी बीजेपी लड़ना है, एंटी बीजेपी बातें करनी है, ऐसे काम चल जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा समाजवादी पार्टी में जरा सेकंड लाइन लीडरशिप बताइए, कौन कौन से युवा हैं जिनको सिर्फ वोटर के तौर पर ना देखकर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में भी आप लोग लेकर आए? सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं आपकी हर बात पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कुछ बातें बोली थी तो मैं कंफर्म सच बोल दूं। इन्होंने, मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा, ये अभी छत्तीसगढ़ तक बात कर रहे थे नक्सलवाद की, तो 15 साल तक 2003 से लेकर 2018 तक है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही 15 साल। सबसे ज्यादा नक्सलवाद तो उनकी सरकार में पनपा, बीजेपी की सरकार में पनपा। इन पर ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि आप अपने ऊपर नहीं बोल सकते हैं। और आपने मुझसे भी क्या पूछा कि सेकंड लाइन हमारे में, हम जितने भी हम कार्यकर्ता है, हम सभी के सभी कार्यकर्ते, हमारे पास तो सेकंड लाइन नहीं होती है। पर आप बीजेपी से पूछिए, ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, हमारी पार्टी आपने इतना झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं तो आजादी का बयान सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आज ही कहा कि हमारी पार्टी के हमारी पार्टी के सांसद है, हमारे घर के सांसद है, इसकी पार्टी टूटती नहीं। अखिलेश यादव जी का बयान है कि हमारे घर के सांसद है, इसकी पार्टी नहीं तोड़ पा रहे आप। नई टीम, नया विजन नहीं है, ये 18वीं टीम और 18वां विजन है इनका ये। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकी पूरी टीम में जो नेता हार चुके हैं उनको लिया गया है। जहां पर अब स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी जी, रेखा वर्मा जी, सतीश पूनिया जी, आप किनका नाम है, सारे के सारे अरुण व्यक्ति है। और जो अमरपाल मौर्य जी 2022 में जो हमारी पार्टी के टिकट से 49 से चुनाव लड़े थे। तो खत्री साहब, मतलब जो खत्री साहब आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं, खत्री साहब आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं उनको कहीं टीम में जगह नहीं देनी चाहिए,
मतलब यही बात है ना। मैं मेरी कहने का तो मतलब फिर है मैं जो कुछ जनता उदाहरण दूंगी द्वारा हारने वाले reject लोगों है, के, और आज वे वो कहाँ पर BJP है, द्वारा उनकी पोजीशन select क्या है। जो जनता द्वारा रिजेक्ट है वो बीजेपी द्वारा सिलेक्ट है। हाँ। वैसे ही इनका फंड है। और अच्छा। सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ का जो यूथ मोर्चे के जो अध्यक्ष बनाए हैं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आरपी सिंह जी आपको भी कि कहीं ना कहीं वो भी गुजरात के हैं। हेमंत जोशी जी बोले हर चीज आप गुजरात को दे देंगे, हमारे और कोई स्टेट का तो कोई मतलब भी नहीं है। हर चीज आप गुजरात को देंगे, ये एग्जाम्पल देंगे कि पूरा पूरा देश गुजरात चला रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नर भी गुजरात के, बीजेपी का गुजरात अध्यक्ष भी भारत का हिस्सा है या नहीं इस है? पर यही बोलेंगे। अरे गुजरात भारत का हिस्सा है या नहीं है? गुजरात तक देते हैं। ये तो बता और दो। ये क्या बात गुजरात करते हैं, भारत का महिला हिस्सा है या नहीं है? ये बता दीजिए। महिलाओं की मात्र 18% में भागीदारी दी, महिलाओं में 33% की बात करते हैं। ये झूठे लोग, ये जोड़ेबाज लोग हमेशा। और माइनॉरिटी की तो इनका वो समाज देखिए, मात्र 6 हमारे माइनॉरिटी साथियों को इन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा है। 65 मेंबरों की टीम में मात्र 6 माइनॉरिटी के साथी है। इस पर क्या बोलेंगे? तो इस मारे हमारी मात्र एक ले कि पीड़ित समाज जो हमेशा पीड़ित शोषित वंचित है, जिस पर हमेशा अत्याचार बीजेपी द्वारा हुए हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। और कहीं ना कहीं मैं तो सुरेंद्र नागर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि उनको भी बोला था कि आपको कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ना हटाएंगे, तो उनको भी उत्तर प्रदेश द्वारा इन्होंने हटा दिया गया। इस पर क्या बोलेंगे ये? वो तो पूर्णिमा जी बात तो ही हुई थी। और जहां पर अमित मालवीय जी जो इनके नेशनल हेड थे मीडिया के, उन्होंने कितनी झूठ चलाई है, कितने समय तक उन्होंने झूठ चलाई है, और झूठ कहना की ना पनप पाई, इसलिए उनको हटा दिया गया। तो ये टीम नहीं है, ये मात्र हारी हुई टीम है। और ये हारे हुए लोग हैं क्योंकि जब से 24 मतलब में समाजवादी पार्टी तो टीम को आपके नंबर ही नहीं दे रही है। आपके हिसाब से इनकी टीम, पंचायत चुनाव भी नहीं करवा रही, बताइए। ठीक है, आपके हिसाब से इनकी टीम काम नहीं कर रही है ना, मतलब जो नई भी टीम है वो आपके हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है ना। लेकिन आपको हारी हुई टीम है ये अच्छा हारी हुई टीम है, ठीक है। सभी के सभी हारे हुए, जो हमारे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मतलब हारी हुई से आपका मतलब है अभी हारी है या आने वाले समय में हारेगी? खत्री साहब, अभी हारी हुई टीम है या आने वाले समय में हारेगी? निखिल खत्री साहब, अभी आपने कहा, निखिल खत्री साहब एक सेकेंड, आप ही की बात पर आ रही हूँ, कंटिन्यूअस आप बोले जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि जिसको जनता ने नकार दिया है उसकी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती, ठीक है? नहीं, जो जनता ने नकार दिया, हारे हुए लोग आपने कहा इन्होंने टीम में रख लिए हैं, तो अगर उस हिसाब से जाया जाए साहब, तो पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव गिन लीजिए और पिछले लोकसभा चुनाव के चुनाव गिन लीजिए, जिसमें कौन जीता कौन हारा। और अगर ऐसा है कि जो हारा हुआ है उसकी कोई जगह नहीं है, तो फिर ये हारी हुई टीम है या जो एक्चुअल में हारी हुई टीम है वो हारी हुई टीम है, ये तो देखना होगा ना, ये तो देखना होगा ना खत्री साहब। ये स्पेशल 26 वाले लोग हैं जो चोरी करते हैं, ये स्पेशल 26 वाले चोर हैं, अभी चंदा चोरी कर आए हैं, और अभी ये टीम चोरों की टीम बनाकर ये पूरे देश को लूटने जा रहे हैं। अच्छा, ये स्पेशल 26 नहीं, स्पेशल 65 टीम है। सिंह साहब जल्दी से 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। सिंह साहब ओके ठीक है, खत्री साहब ओके सिंह साहब जल्दी से 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। मैं हेडलाइंस दिखा के फिर अनुराग जी साहब जी आपके पास वो कहना आपको, मैंने बोला नहीं आपको, मेरा नाम सिंह है, आपका सिंह नहीं है। सिंह बनते आपको बहुत साल लगेंगे, कुर्बानियां देनी पड़ती सिंह बनने के लिए। आप, मेरा नाम सिंह है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सिंह साहब। याद करिएगा, महाराष्ट्र से पहले ऐसी गलतफहमी शिवसेना को भी थी, ऐसी गलतफहमी शिवसेना को भी थी और कांग्रेस को भी थी वहां पर। निखिल जी आपकी कोई आवाज नहीं दब रही, आप भरपूर बोल रहे हैं, पूरी आवाज के साथ आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई आवाज नहीं दब रही है आपकी निखिल जी। तो टोका भी नहीं आपको बीच में एक बार भी। ठीक है, ऐसी गलतफहमी महाराष्ट्र में थी शिवसेना और कांग्रेस को कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने कुछ अच्छा कर लिया है, हम भाजपा से बेहतर कर पाए हैं, इसलिए हम असेंबली चुनाव वहां के जीतेंगे। और इसी प्रकार की गलतफहमी सपा और थोड़ी बहुत कुछ कांग्रेस कहीं अगर चिपकेगी तो चिपकेगी इन लोगों को है कि हम वापस से यूपी में अच्छा कर पाएंगे। मेरी बात आज नोट करना, यूपी में इनका इस बार सुफड़ा साफ होगा। जिस प्रकार अभी बाई इलेक्शन में हुआ वो तैयारी रखें अपनी। और ये जो अपने साथ सोचते हैं कि हम मुसलमान वोट दे पाएंगे, के रिजल्ट को साबित कर दिया था कि इनके साथ मुसलमान भी इनके साथ नहीं है, के रिजल्ट ने साबित कर दिया था। तो आप चिंता मत करिए, इस बार आपका सुफड़ा साफ होना ना। आज अखिलेश यादव ने बड़ी स्पष्ट से कह दिया कि हम परिवारवादी पार्टी है, हम परिवार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, भारतीय परिवार से आगे कुछ है नहीं, भारतीय परिवार सबसे बड़ा है। आज अखिलेश यादव ने साबित करके कह दिया। निखिल जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात समझते हैं कि अगर इसी तरीके
तरीके से कंटिन्यूअस आप बीच में बोलते रहिएगा सर, तो आपकी बात वैसे भी नहीं सुनाई पड़ेगी। मतलब आप बोल के निकल जाइएगा, सुनाई ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको टेक्निकली बात बता रही हूँ। अगर इनकेस आपको ना पता हो तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। नई टीम के साथ साथ आप किसकी चुनौती, मतलब आप बीजेपी के लिए इस नई टीम में कोई चुनौती देखते हैं, आप विपक्ष के लिए इसमें कोई चुनौती देखते हैं? एक तरफ बीजेपी की लीडरशिप है, उसका संगठन विस्तार है, एक साइकोलॉजिकल एज है जो नई टीम के साथ बीजेपी ने लेने की कोशिश की है। ऑपोजिशन के पास फिलहाल क्या दिखता है? एक मोदी विरोध दिखता है। ये बताने की कोशिश, एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्टअप दिखता है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें अपने लिए भी कोई रास्ता विपक्ष निकाल पाएगा? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, काफ़ी लंबे अरसे से नई टीम की चर्चा हो रही थी और नई टीम में कौन लोग आएंगे इस बात को लेकर के काफ़ी देश के अंदर लोग जानना भी चाह रहे थे। और नई टीम आ भी गई और नई टीम के अंदर जो नए ऊर्जा और पुराने अनुभव का एक तरह से देखा जाए कि मिश्रण देखने को मिला है, बहुत ही संतुलित है मुझे लगता है। और जिस प्रकार से आईटी सेल के अंदर भी परिवर्तन किया गया है, स्मृति ईरानी जी महिलाओं की ओर से एक बहुत मजबूत नाम जो है वो महामंत्री के रूप में आई हैं और महिलाओं की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उनकी सरकार भी जो बात करती है संसद के अंदर की ज़्यादातर प्रतिनिधित्व महिलाओं को देना चाहिए, तो वो भी 12 महिलाओं को जो है वो पूरी टीम में जगह दी गई है। साथ ही साथ जो तमाम वर्गों का मिश्रण किया गया है, जो पिछड़े हैं, वंचित समाज से लोग हैं, उनको भी वहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को जगह मिली है और लगभग 40% से ज़्यादा जगह में वो हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी और संतुलित टीम है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, ये वही टीम होगी जो 2029 के लोकसभा चुनाव को भी कराएगी। तो मुझे लगता है एक बहुत यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव 24 का हुआ था उसमें कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हुआ था और आने वाला समय भी उत्तर प्रदेश का चुनाव का ही है और 29 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने। तो ये जो उत्तर टीम प्रदेश के बड़े चेहरे भी और शामिल उत्तर, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तर, इसलिए जो टीम बनाई गई है नई टीम, उसमें ज्यादातर चेहरे उत्तर प्रदेश से आए हैं और बहुत मजबूत चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। देखिए कई सारे तो नाम ऐसे हैं जिसके अंदर, जैसे वसुंधरा जी हैं, एक सशक्त नाम है, मजबूत नाम है, जिनसे लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से युवा मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात से है, वो सांसद भी है, वो भी एक मजबूत चेहरा है। क्योंकि आप सिर्फ मुख्य संगठन देख रही हैं, इसके साथ जो जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा है वो उत्तर प्रदेश के ही जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देखिए एक बहुत इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर चर्चा बहुत इस पर अच्छी होनी चाहिए थी मुझे लगता है, और चर्चा भटक गई। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि लोकतांत्रिक देश के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती हैं या नहीं मानती हैं। यही मुख्य जो बेस होता है ना राजनीति का, वो यही होता है कि आपकी टीम कैसी है, आपके लोग कैसे हैं, और वही लोग चुनाव में आपके जाएंगे, वही लोग आपको चुनाव लड़ाने में मदद करेंगे, कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और वही लोग चुनाव जिता करके टीम को लाते हैं, जो भी पार्टी हो। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में खूबसूरती यही दिखती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी बड़े पद पर, राष्ट्रीय सचिव के पद पर, आरपी सिंह साहब हैं, ये भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे हैं मुझे पता है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, नितिन नवीन खुद एक ऐसा चेहरा है, लगभग 52 से 55 साल जो है औसत उम्र है इस नई टीम की। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखिए, उनको मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने हमेशा टेलीविजन पे देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मीटिंग हुई, नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, तमाम जेपी नड्डा जी बैठक लेने, लेकिन ऐसा हमें कांग्रेस को देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस में सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता है, राहुल गांधी जी आज बर्गर खा रहे हैं, राहुल गांधी जी आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का घर छूट गया तो उसके लिए कार्यकर्ता, किसी भी और कार्यकर्ता को लेकर के या कोई और तो और लोकसभा में वो निकली थी सोनिया गांधी जी, आपने दृश्य देखा होगा, वो अपने ही सांसद का नाम नहीं जान रही है, पवन क्या, वो कह रही है वो सफेद बाल वाला क्या नाम है उसका, वो कहाँ है, इस तरह से संबोधित कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपने संगठन के अंदर के लोगों को जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि जिनके अंदर शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है, व्यक्ति विशेष पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी व्यक्ति विशेष पार्टी है, पहले वो वहां तो मजबूत हो जाए, उसके बाद चुनाव लड़ने तो आप जाएंगे, उसके बाद चुनाव की व्यवस्था देखिए। पार्टी के अंदर क्या अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसे बुला करके बैठ के किन्हीं लोगों को वहां पर जिम्मेदारी दी कि आप लोग ऐसे ऐसे ये करिए। यहाँ पर भी जो पैनल में हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या कभी अखिलेश यादव जी ने बुला करके कहा कि राष्ट्रीय महासचिव है, आप लोग की ये जिम्मेदारी है, आप लोग इस चीजों को देखेंगे? इन तस्वीरों को
साथ पे रखेंगे। बाकी सबका काउंटर लेने से पहले एक बार अनुराग सर मैं आपके पास जरूर आना चाहूंगी। और आज जब टीम के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसे क्या सिर्फ एक मोटिवेशनल इंटरैक्शन के तौर पर सर देखा जाए, सीमित कर दिया जाए उस तक, या फिर क्लियरली 27 से लेकर 29 तक का एक पॉलिटिकल रोड मैप जो कि बीजेपी लेकर जाना चाहती है, जिसके लिए टीम का गठन हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी रहेगा इसमें, इसे कैसे देख रहे हैं आप अनुराग जी? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा आमतौर पे हमने देखा, हमेशा ही देखा है कि ये जब भी कोई एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कोई जीत हो या कुछ नई टीम बन रही है या कुछ भी हो, तो प्रधानमंत्री पार्टी कार्यालय जरूर जाते हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ संवाद करते हैं। तो एक तरह से वो आज अपनी नई टीम को का उत्साह वर्धन करने के लिए, संवाद करने के लिए गए। इसको ऐसे देखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी बातें हो रही थी, आप कहीं भी बात करिए, टीवी पे जो चर्चाएं चल रही है, जगह जगह सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि जो उसमें जेंजी का ध्यान नहीं रखा गया, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, पता नहीं क्या क्या जो चलता रहा है, वो आज पूर्ण विराम लग गया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर उनके साथ संवाद कर लिया, तो इसका मतलब अब जो हो गया सो हो गया, अब इसी पे आगे बढ़। अगर मैं पूर्णिमा जी, मैं जो बातें बोलना चाहता था वो ये है कि जब पार्टी बड़ी होती है, देखिए कुछ ना कुछ, आप कुछ भी टीम बना लें, लोग आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकालने वाले निकालते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टीम बड़ी देर से बनी, बड़े लंबे समय से इंतजार था, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो जो ये एक तरह से जो पुराने और नए लोगों का कॉम्बिनेशन है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब पार्टी बड़ी होती है, जब संगठन बड़ा होता है, तो एक नई पौध भी तैयार करनी होती है। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि नई पौध की तैयारी हो। नंबर 2, पहले भाजपा में एक बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम रहा करता था, सिंह साहब जी जानते होंगे, कि आउटसाइडर को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, कोई पद नहीं दिया जाता था, कोई पार्टी में जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। वो अब बदल रहा। अब चूंकि पार्टी, अब लोग बाहर से आने वाले भी खूब हैं, खूब लोग आ रहे हैं, तो अब क्या है कि आपने ये भी सिस्टम बना लिया है कि अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, पद दिए जाएंगे। जैसे अभी आम आदमी पार्टी से आए हुए पाठक जी को दिया गया, राघव चड्ढा जी की बात चल रही है। तो जो एक्सेप्टेंस का जो अब एक भाव आया है, वो अब बीजेपी में आ गया है कि हम जो बाहर से लोग हमारी पार्टी में आएंगे उनको भी पद दिया जाएगा, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो लगती है स्मृति ईरानी जी का वापस आना। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका वापस आना बहुत बड़ा मूव है। उसका कारण यह है कि देखिए, उन्होंने राहुल गांधी जी को उनके घर में हराया था, उनकी पारंपरिक सीट पे उनको हराया था। तो ये एक मैसेज है, एक तरह से आप देखा जाइए तो ये साइकोलॉजिकल जो है राहुल गांधी के लिए एक डिफीट के तौर पे है कि जिन्होंने उसको हराया था, उनको वापस लाके चुनाव के दौरान उनको सामने रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा कि स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को उनके ट्रेडिशनल सीट पे, उनके घर पे, उनके चाचा, उनके पिताजी, सबकी सीट पे वहां पे हराया हुआ है। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि ये जो मूव है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बहुत बड़ा असर डालेगा। ठीक है अनुराग सर, जल्दी से एक बार मैं पूजा के पास चली जाती हूँ, फिर उसके बाद सभी के काउंटर के लिए मैं सिंह साहब आपके पास भी, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी। पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब इसी के साथ होगी संवाद की शुरुआत। मंत्र भी दिया जाएगा और न सिर्फ मंत्र, मुझे लगता है कि थोड़े हायर अचीव करने वाले टारगेट्स भी प्रधानमंत्री इस दौरान रख ही देंगे। देखिए, जाहिर तौर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुद BS संतोष मौजूद है, नितिन नवीन उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और अब जो नई टीम तैयार हुई है, क्योंकि ये 65 सदस्यीय टीम जिसमें 51 नए चेहरे हैं, उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी का सीधे संवाद होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बैठक को, इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से सीधे तौर पर ये नितिन नवीन की जो नवीन टीम है उसकी एक मुलाकात होने जा रही है। लेकिन ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, इस मुलाकात के साथ होगी संगठनात्मक
संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारियां, क्योंकि जब पद मिलता है तो पद के साथ में जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं और इस नवीन टीम में नई ऊर्जा भी है और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भी है, नितिन नवीन का नेतृत्व भी है, साथ ही साथ है उनका विजन, उनका वो विजन जिसमें वो भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब आज मुलाकात होगी तो मोदी मंत्र में सीधे तौर पर जनसेवा किस तरीके से की जाए, जनसेवा के लिए क्या जरूरी है और जनसेवा के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके साथ ही जनसेवा को तो आपको ध्यान में रखना ही है, संगठनात्मक तौर पर जो आपकी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करने की, उसके प्रति आपकी चेतना जागृत रहे। आपको किस तरीके से पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर भी काम करना है, आपका एक एक कार्यकर्ता कैसे आपके साथ जुड़ा हो, पार्टी की रीति नीति उनको कैसे स्पष्ट हो, ये जिम्मेदारी भी रहेगी। और क्योंकि ये आने वाले चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, नवीन टीम में नई ऊर्जा जो आगामी पीढ़ी को भी दिशा निर्देश देगी, आप उनको एक विजन देगी कि आपको भारत के भविष्य के लिए कैसे निर्माता बनना है। ठीक है पूजा। खत्री साहब पहले आप अपना काउंटर रख लीजिएगा और बस इतना कहते हुए साथ ही टाइमर जरा खत्री साहब के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद यादव जी आपके पास और सिंह साहब, फिर कॉम्बिनेशन में जरा सबके जवाब आपसे मैं लूंगी। खत्री साहब देखिए, आप कहते रहिए हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी में ये कमी वो कमी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा बीजेपी की संगठन की ताकत क्या है, बीजेपी का ग्राउंड लेवल पर काम क्या है। बीजेपी का एक चुनाव खत्म होता नहीं है साहब, उसके साथ साथ दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और अब तो नई टीम भी साथ साथ है, नई ऊर्जा के साथ। तो अच्छी बातें कभी तो सराह दीजिए कि हाँ बढ़िया कर रही है बीजेपी। नहीं पूर्णिमा जी, समाजवादी लोग हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं और हम तो कहते हैं सब मेहनत करें, पर क्या फायदा, जो इस समय सत्ता के रास्ते में थोड़ा चकनाचूर हो चुके हैं उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे, वो क्या जनता के बीच रहेंगे, उनको क्या मेहनत करेंगे। और हम छोटे से बात बोल दी भारत पार्टी के आप बाहर निकल और इसके साथ जो नितिन नवीन जी की मीटिंग हो रही है, ये सभी की जितने पैसा इनके जो नए सदस्य बने की मीटिंगों में ये फैसला होगा कि जो राम मंदिर का चोरी वाला पैसा है वो उसका क्या होगा, वो कहां। और ये आपको किसने बताया निखिल साहब, ये किसने बताया आपको? निखिल साहब ये किसने बताया आपको? अरे निखिल साहब ब्रेक लगाइए, अरे ब्रेक, अरे निखिल साहब थोड़ा ब्रेक लगाइए, निखिल साहब ब्रेक, इनको ईगो ही खत्म नहीं होती है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी मीटिंग करती रहती है, तो बीजेपी हमेशा कार्यालय में रहती है, क्योंकि जो कार्यालय होता है उनके भारी कभी निकलते नहीं है, आरएसएस से मेहनत करवाते हैं, तब सुनने में क्या बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ठीक लोग नहीं है। तो इन सब लोगों को लेते हुए 27 में सपा सरकार रहेगी, सभी को हक और न्याय मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, सभी बहुत बढ़िया। आपकी बहुत शानदार स्पीच थी, आपकी बहुत रैली वाली बड़ी शानदार स्पीच थी साहब। मेरा सवाल वो था ही नहीं, दिक्कत यह है कि आपसे जो पूछा जाता है आप एक फ्लो में और आप सुनते नहीं है। निखिल जी सुनना चाहिए, निखिल जी सुनना चाहिए, निखिल जी सुनना चाहिए, कान से आवाज उठाएंगे मेरी, निखिल जी सुनना चाहिए, साथ साथ सुनना चाहिए। आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं बीच में आपसे क्या पूछ रही हूँ आप उसे एड्रेस ही नहीं करना चाहते, आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते उसे, निखिल जी एड्रेस ही नहीं करना चाहते आप उसे। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप ये बोलिए, मैं तो आपसे कुछ और कह रही थी, लेकिन जब आप सुनने को ही तैयार नहीं है साहब तो क्या किया जाएगा। यादव जी आ जाइए, ठीक है निखिल जी हो गया, अब हो गया साहब, आप अकेले नहीं है कि फिर अब 3 बार उसी बात को दोहराया जाएगा। बोलिएगा यादव जी। देखिए अभी दुबे जी जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ आए हैं, उनकी साफ साफ जो है खीज नजर आ रही थी भाजपा को लेकर, जिस तरीके से वो परेशान थे। उनका प्रयास अच्छे थे, भाजपा के प्रवक्ता बनने के लिए उनके अच्छे प्रयास थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। खैर आगामी अपना प्रयास जारी रखिए तो कुछ ना कुछ आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब अभी महिलाओं को भागीदारी को लेकर अपने संगठन में बात कर रहे थे, मैं उनको बता दूं 2023 में महिलाओं को लेकर जो है महिला आरक्षण को लेकर विधेयक पास हो चुका है, हमने उसका समर्थन किया था। आपने मौजूदा 543 सीटों पर जो है 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया साहब, ये भी एक सवाल है। लेकिन आज आपने संगठन बनाया, आपकी टीम बनी, इसके लिए आप बधाई है, लेकिन हमारा इसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देश की जनता के सामने जब आपका ये संगठन 2027 में जाएगा
तो देश की जनता आपसे पूछेगी कि रोजगार देने का आपका लक्ष्य 2027 तक का क्या है। 15 से 29 वर्ष के आयु यादव साहब, आप किस बात का, क्या चुनावों की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आप लोग चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं साहब? इधर संगठन तैयार हो रहा है, इधर जमीन पर काम हो रहा है, चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है, आप लोग तारीखों का इंतजार कर रहे हैं क्या ऐलान हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो संगठन भाजपा जो है आज तैयार कर रही है, हमारा तो संगठन ऑलरेडी वहां है, काम कर रहा है, संगठन खड़ा है। उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली आपका संगठन है क्या राहुल जी? नई टीम बना लीजिए राहुल जी, आप कितने भी उपाध्यक्ष बना लीजिए, संगठन है उत्तर प्रदेश में आपका, सचिव बना लीजिए। राहुल जी संगठन है आपका उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल है तो निखिल जी को बताइए, निखिल जी को बताइए कि संगठनात्मक तौर पर हमें कमजोर ना समझे और हमें जितनी सम्मानजनक सीटें चाहिए उतनी सीटें दें। ये ना कहें कि देखिए हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में हमारी ज्यादा मजबूती है। निखिल जी आपसे सवाल नहीं लिया है मैंने, निखिल जी आपसे सवाल नहीं लिया है मैंने, निखिल जी आपसे सवाल नहीं लिया है मैंने, आपसे सवाल नहीं लिया है साहब मैंने, और ना मैंने कोई जोक पास किया है, मैंने कोई जोक नहीं मारा है निखिल जी, मैंने कोई जोक नहीं मारा है। नहीं बताइए आप क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके हिसाब से आपका संगठन यादव जी मजबूत है उत्तर प्रदेश में और आपको लगता है कि आप बराबर की स्थिति में हैं, तो ये मेक श्योर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी आपको 11 सीट देकर टरका ना दे। कहिएगा कि हम बहुत मजबूत है संगठन स्तर पर। नहीं, देखिए हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है, हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और हमारा नेतृत्व तय करेगा कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश जो अभी कृत्य किया मंच पर 400 पार का दावा जो भाजपा करती थी उनको बैसाखियों को बना दिया है, हार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का आंतरिक झगड़ा है इनके डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर। अब भाजपा नहीं कह पाएगी कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से इनके दिल्ली वाले नेतृत्व और लखनऊ वाले नेतृत्व के बीच में जो आपसी झगड़ा चल रहा है, आपसी कलह है, इसी कलह का नुकसान इनको 2014 में भुगतने को मिला और आने वाले चुनाव में इनको ये नुकसान होगा। 2 दिन पहले, उससे पहले, अरे यादव जी निखिल जी 2 दिन पहले, उससे पहले थोड़ा याद करना चाहिए इमरान मसूद को फ्री हैंड देके ये जो बीच में आप एक बॉल डलवाते हैं ना, इमरान मसूद आके कह देते भाई अखिलेश जी को तो एकदम मुसलमान चेहरे पसंद ही नहीं है, मुसलमान नेता बन जाए उनको तो पसंद ही नहीं है, क्या पीडीए। तो थोड़ा सा बताइए, एक लाइन लेंथ रखेंगे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंह साहब आपका जवाब लूंगी, फिर अनुराग जी आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं देखिए इनको एक सेकंड यादव जी बोलिए, सिंह साहब बोलिए। नहीं राहुल यादव को बोले, आपने उनको बोला बीच पे बोलेंगे, बोलने दीजिए। नहीं बोलिए सिंह साहब, बोलिए। देखिए इनके समझ से संगठन कैसे खड़ा किया जाता है बड़ी दूर की कौड़ी है, इनके समझ से बाहर है। इनसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितने पोलिंग बूथ है, इनको जानकारी है क्या? दोनों प्रवक्ता हैं सपा और कांग्रेस के। 1,63,259 पोलिंग बूथ हैं। वहां पर हमारे कोई 52 लाख कुछ हमारे पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख पोलिंग बूथ के एजेंट नहीं बता रहा। इस ढंग से हमारा जो काम है बड़ा विहीन काम चलता है और उसके साथ साथ जो सरकार की उपलब्धियां पन्ना प्रमुख जब नीचे लेकर जाता है तो वो वोट में कन्वर्ट होता है। वो ये नहीं कि सिर्फ नेताजी ने बयान दे दिया उसके चलते हुए कोई वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और फिर जो यूपी सरकार की या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीति है उसका लाभ मिलता है और विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जो विजन विकसित भारत की है, वो उसके साथ जोड़ते हैं तो लोगों को समझ आता है हाँ नल से जल मिला तो क्या लाभ, सिर पे छत मिली तो क्या लाभ, घर पे गैस का चूल्हा मिला तो क्या लाभ, गरीब आदमी को राशन मिल रहा है तो क्या लाभ। वो सब जोड़ते हैं तो समझ लगता है कि हाँ ये विकसित भारत की और एक और कदम है। ठीक है सर। अनुराग जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। मुझे जो लगता है कि ये जो नई टीम का जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये उनका एक तरह से इंटरनल मामला है। उनके पास उनको आधे से ज्यादा देश में शासन कर रहे हैं और हम लोग सारे लोग बैठ के उसकी आलोचना कर रहे हैं। उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ है और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो नए प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रयोग की अगर उनको वो इफ एंड बट करें कि जैसे अब राजनीतिक दल वालों का तो काम ही है आलोचना करना या कुछ भी निकालना, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर है कि वो एक नई पौध को तैयार कर सकते हैं।
ठीक है सौरभ जी, जल्दी 30 सेकंड बस। किसी भी लोकतांत्रिक देश की ताकत होती है उसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष, और सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत होती है उसके अंदर क्या, पार्टी पक्ष, सरकार पक्ष और उसके बाद पार्टी पक्ष। पार्टी पक्ष के अंदर क्या होता है, मजबूत संगठन। आपका संगठन कैसा है वो कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। तो जब संगठन मजबूत होगा तभी तो आप चुनाव जाएंगे बूथ लेवल तक। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2 साल आगे चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है, वो बहुत मजबूत तैयारियों के साथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ दुर्भाग्य है कि वो आपस में तो बहुत लड़ते रहते हैं, आपस में कोई समन्वय नहीं है, मंच पर सार्वजनिक रूप से भी लड़ते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर बुरी तरह से फेल है। ठीक है, आने वाले तमाम चुनावों में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ लड़ाई जो है वो नेताओं और चेहरों के बीच में नहीं होने वाली है। नैरेटिव, संगठन, युवा, वोट, महिला, विकास, बूथ, ये हर एक मोर्चे पर चुनावों की एक लड़ाई देखने को मिलेगी। कौन इसके लिए कितना तैयार है देखना ये भी होगा।